हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंड एएस 20 देखने जा रहे हैं। एंड एएस 20। सर एक बात बताइए, एंड एएस 20 जहाँ तक हम लोग जानते हैं दैट इज़ बेसिकली फॉर गवर्नमेंट ग्रांट ना। अब मैं अगर आपको बोलूँ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जी। और अगर हम आपको बोलें इंड एएस 20 रिलेट करता है नॉट ओनली फॉर अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स बट ऑल्सो डिस्क्लोजर ऑफ अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, तो सर हम लोग जो आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, देखिए ना, नाम अपने आप में आपको सारी चीज़ें बता दे रहा है। ये जो हेडिंग है इंड एएस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एज वेल अ डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, disclosure, only disclosure and not the accounting। यहीं पर हम लोग एक डिफरेंस पा सकते हैं कि what are the differences between the government grant means we have to do the accounting, and what are the differences between the government assistance means disclosure, means a basic difference can be find out over here by only saying the name। क्या अंतर है अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर? अकाउंटिंग का मतलब वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज लाइक डेबिट और क्रेडिट, while at the time of the disclosure of the things we have to disclose the things clear cut in our financial statement, that's it। disclosure is necessary and not the accounting thereof। okay, ठीक। तो हम लोग इन चीज़ों को बाद में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दो सर जी, क्या बता दो कि जो हमारा इंड एएस 20 है वो नॉट टू अप्लाई, ये हमारा इंड एएस 20 अप्लाई नहीं होगा इन 4 चीज़ों पर। इन 4 पॉइंट्स पर हमारा अकाउंटिंग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अप्लाई नहीं होगा। सर वो कौन से 4 चीज़ें हैं, वो कौन से 4 मैटर हैं वेयर आर इंड एएस डजंट अप्लाई? द फर्स्ट वन आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट। स्पेशल प्रॉब्लम, जैसे होता है ना, प्राइस चेंज होती है मार्केट में, प्राइस चेंज, तो वो एक स्पेशल प्रॉब्लम है, वो एक स्पेशल मैटर है जो हमारा एंड एएस 20 डील नहीं करेगा प्राइस चेंजिंग सिनेरियो को लेकर के। स्पेशल प्रॉब्लम अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओ है मैटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, बट दैट पर्टिकुलर मैटर इज अ स्पेसिफिक एंड विच रिलेट्स टू reflecting the effect of changing price or in supplementary information of a same nature। reflecting the effect of changing price यानी प्राइस चेंज होते समय हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, वेदर द मैटर कनेक्ट विद द गवर्नमेंट ग्रांट, देन इन दैट सिचुएशन आर इंड एएस विल नॉट अप्लाई। यानी इंड एएस 20 हमारा अप्लाई नहीं करेगा उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जब प्राइस चेंजिंग के कारण जो कि गवर्नमेंट ग्रांट के वैल्यू में फ़र्क ले आता है, उसको ये प्रॉब्लम को नहीं शो करेगा, मींस इंड एएस 20 उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, यानी वो सिचुएशन दूसरी जहां पर इंड एएस 20 अप्लाई नहीं होगा। ढंग से सुनेंगे, आपने नाम सुना होगा टैक्स हॉलीडेज, यानी अगर इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कहती है कि अगर आपने बिजनेस पर्टिकुलर इस एरिया में या इस सिचुएशन में इस्टेब्लिश या सेटअप कर दिया, तो आपको आने वाले 5 सालों तक, आपको आने वाले 10 सालों तक
₹1 भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, देन इन दैट केस इंड AS 20 विल नॉट अप्लाई। यानी टैक्स हॉलीडेज की सिचुएशंस में हमारा इंड AS अप्लाई नहीं होता। पहला केस मैंने बताया जहां पर हम प्राइस चेंजिंग को लेकर डायलेमा में हैं, और अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है और अगर प्राइस चेंजिंग के कारण वैल्यू अफेक्टेड हो रही है तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट हमारा इंड AS 20 नहीं बताएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टैक्स हॉलीडेज की सिचुएशंस को गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? बेनिफिट दे रही है। किस तरह का बेनिफिट दे रही है? टैक्स ना देने का बेनिफिट दे रही है, तो वो भी तो गवर्नमेंट ग्रांट हुआ, आप कह सकते हो। लेकिन इंड AS से इस स्पेसिफिक बेनिफिट्स को हटाया गया है, यानी टैक्स हॉलीडेज की सिचुएशंस आर नॉट टू बी कवर्ड अंडर इंड AS 20। इज इट क्लियर? तीसरा, गवर्नमेंट कभी कभी सीधे सीधे ओनरशिप ले लेती है किसी एंटिटी में। पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी, इट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर इंड AS। अरे गवर्नमेंट तो मालिक बन करके बैठ गई, और अगर गवर्नमेंट मालिक बन करके बैठ गई तो किसी कंसर्न में अगर गवर्नमेंट मालिक बन करके बैठी है तो वहां पर गवर्नमेंट जो असिस्टेंस देगी दैट इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट, दैट इज नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। वो गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ है? मैं अगर किसी कंपनी का मालिक बन जाऊं और मैं उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन दूं और मैं कहूं मैंने तो इसे ग्रांट दिया, अरे कहाँ ग्रांट दिया? ये आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। इन द सेम सिचुएशन, if the government is going to get the participation in the ownership of an entity, that is not to be covered under ind AS 20। last one, हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, यानी जहां पर इंड AS 41 अप्लाई होता है, गवर्नमेंट ग्रांट कवर्ड बाय इंड AS 41 एग्रीकल्चरल, वहां पर हमारा इंड AS 20 अप्लाई नहीं होगा। वो हम लोग इंड AS 41 में देखेंगे, इंड AS 41 में देखेंगे। ये चार चीज़ें हैं जहां पर गवर्नमेंट ग्रांट हमारा इंड AS 20 से कवर नहीं होगा। पहली स्पेसिफिक सिचुएशन, वो जहां पर प्राइस चेंजिंग का सिनेरियो हो, उसको रिफ्लेक्ट करने से रिलेटेड मैटर हो, उसको इंड AS कवर नहीं करेगा। दूसरा, टैक्स हॉलीडेज का केस हो, उसको इंड AS 20 कवर नहीं करेगा। गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन का मैटर हो, like a owner, then in that case ind AS will not apply in that case। and the last, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जहां गवर्नमेंट ग्रांट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से बिलोंग करता है तो वहां पर इंड AS 41 आ जाएगा। उसके लिए हम इंड AS पर रिलाय डिपेंड नहीं करेंगे। जी सर, आगे बढ़िए। गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यहां पर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, हाँ या ना, नेशनल या इंटरनेशनल बॉडीज और अथॉरिटीज हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट की कैटेगरीज में आएंगी। और गवर्नमेंट ग्रांट, अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट, अच्छा एक और पॉइंट जो छूट रहा है, incentives from a state government are also government grant and their accounting depends upon the principles of ind AS। यानी मैंने जो अभी आपको बताया, गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटीज, नेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल अथॉरिटीज, वो सारे इंड AS अकाउंटिंग के थ्रू आएंगे इफ दे हैव गिवन ग्रांट टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन जी सर, आगे बढ़ सकते हैं। The receipt of government grant by an entity is significant for preparation of the financial statement for two reasons। Firstly, हम जब गवर्नमेंट ग्रांट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की बात करते हैं तो वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं, या जिन्होंने मजबूर किया कि इंड AS 20 को लाया जाए। पहली चीज़ क्या है? If a government grant has been received, an appropriate method of accounting is necessary। बिल्कुल सही बात है। Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which an entity has benefited from such grant during the reporting period। दो चीज़ें important है। First, we have taken grant, it is important to reflect it in our financial statement। Agreed now? Yes sir, 100%। Second, लोगों को ये बताना कि हम
किस एक्सटेंट तक गवर्नमेंट ग्रांट पाते हैं, किस एक्सटेंट तक हमारी एंटिटी बेनिफिट होती है गवर्नमेंट ग्रांट के कारण और क्यों होती है, और इससे हमें या आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला तह दिन। दूसरी चीज़, कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड ना करे, देन इट इज़ नेसेसरी टू शो ऑल द ट्रांजैक्शंस अफेक्ट इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ऑल्सो। जी, इंड एएस के हमारे कुछ नेचर है, मीन्स सैलिएंट फीचर्स हैं। वो सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैश में मिल सकता है, जी सर। गवर्नमेंट ग्रांट आपको एसेट के फॉर्म में मिल सकता है, काइंड के फॉर्म में मिल सकता है, जी सर। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू से रिलेट कर सकता है, जी सर। गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से बिलोंग कर सकता है, जी सर। कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट हमको लोन कम रेट पर या लोन जीरो रेट पर दे करके भी दिया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया, मार्केट में वही लोन मिलता 10% के हिसाब से, और गवर्नमेंट ने मुझे वो लोन दिया 5 और 6% के हिसाब से, कंसेशनल लोन दिया ना, जी सर। दूसरा, तो ये भी हमारा गवर्नमेंट ग्रांट के नेचर में होगा। क्या एसेट के नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू के नेचर का हो सकता है, लोन के फॉर्म में हो सकता है, लोन के फॉर्म में हो सकता है, और एनी कंटिजेंसी रिलेटिंग टू ग्रांट अराइजिंग, उसको हम लोग देखेंगे इंड एएस के दूसरे फॉर्म में, बाद में बात करेंगे। फिलहाल उसके लिए इंड एएस 37 है, प्रोविजंस कंटिजेंसीज, ठीक है ना, और रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। यानी जो हमें अब स्पेसिफिक सिचुएशंस कवर करनी है गवर्नमेंट ग्रांट से लेकर के, पहली स्पेसिफिक सिचुएशन कवर करनी है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से रिलेट करे तो हम क्या करें। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट अगर रेवेन्यू से रिलेट करे तो हम क्या करें। तीसरा, गवर्नमेंट ग्रांट अगर कंसेशनल लोन हो या निल रेट पर लोन हो तो हम क्या करें। और नेक्स्ट आ सकता है रीपेमेंट और रिफंड ऑफ गवर्नमेंट लोन, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। इज इट क्लियर? तो इतनी सिचुएशंस हमको डील करनी है अभी थोड़ी देर के अंदर। यानी गवर्नमेंट ग्रांट अगर एसेट के नेचर का है, देन हाउ इट इज अकाउंटेड फॉर। गवर्नमेंट ग्रांट इफ इट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, देन हाउ इट इज अकाउंटेड फॉर। गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमको मिल रहा है कंसेशनल लोन या निल रेट ऑफ लोन पर, तो हाउ इट इज टू बी अकाउंटेड फॉर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। लास्टली, कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमारा रीपेमेंट होने लायक हो जाए, यानी कुछ कंडीशंस हम सेटिस्फाइड ना कर पाए, तो गवर्नमेंट ने चिढ़ करके हमसे कहा तूने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, तू अब हमें हमारा पैसा लौटा दे, तो अब मैं गवर्नमेंट को पैसा लौटाऊंगा, तो उस केस में रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो उस सिचुएशन में हाउ टू अकाउंट और अकाउंटेड फॉर सच टाइप ऑफ सिचुएशन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, वी विल हैव टू सी किस तरह से देखें। चल, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हम यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने आते ही आपको बोला कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 की बात नहीं करें। मैं भूल चुका हूँ, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या होता है। मेरा दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड है, पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है इंड एएस 20 पर। क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12 के हिसाब से, आई डोंट नो, आई फॉरगेट ऑल द थिंग्स, आई रब्ड इट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं अब बात कर रहा हूँ इंड एएस 20 की, तो 100% आपको भी फोकस होना पड़ेगा इंड एएस 20 पर। मैं कभी भी कहीं भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 को बीच में नहीं ले आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न अराइज हो बीच में किसी मैटर पे। तो आप भी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करने बैठेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में सर जी ऐसे होता है, उसको आप नहीं कंसीडर कर रहे, अभी इसमें आप कंसीडर ऐसे कर रहे हो, उसमें ऐसे। मैंने कहा ना, अभी आज हमको आपको इंड एएस 20 पर फोकस करने दें। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पर फोकस करेंगे, और उसके बाद दोनों में डिफरेंसेस देखा जाएगा
कि सर इंड एएस में हमने ये देखा, एएस में ये देखा, तो सर अगर अकाउंटिंग करनी हो इंड एएस में तो कैसे करेंगे, एएस में करनी हो तो कैसे करेंगे, देखा जाएगा। तो फिलहाल वी हैव टू कंसंट्रेट राइट नाउ ओनली ऑन ओनली इंड एएस 20। इंड एएस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट्स असिस्टेंस। जी हाँ, हम लोग को इसी पर कंसंट्रेट करना है। और मैं अब जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में देखा होगा या देखेंगे। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा, दिस इज 100% क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बोथ ऑफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस 20 आर डिफरेंट, नॉट 100%, बट ऑन सम मैटर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, फिलहाल आते हैं उस मैटर पे जो मैं मैटर बोलने जा रहा हूँ। Government grants are not recognized. Government grants are not recognized until there is गवर्नमेंट ग्रांट को हम रिकॉग्नाइज्ड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करने जा रहे जब तक कि ये दो चीज़ें पूरी ना हो जाएं। अच्छा, यानी गवर्नमेंट ग्रांट को अगर हमें अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज यानी प्रेजेंट करना हो, अगर गवर्नमेंट ग्रांट को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज्ड करना हो तो ये दो सिचुएशन क्रिएट होने पर ही आप उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नको। कौन सी वो दी सिचुएशन है? दो सिचुएशंस हैं। द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड विद देम। एंटिटी इस लायक हो, ऑर्गेनाइजेशन इस लायक हो, कंसर्न इस लायक हो। किस लायक हो? वो नालायक, वो इस लायक हो कि जो कंडीशन अटैच हैं किससे? गवर्नमेंट ग्रांट को रिसीव करने से, वो आप कंडीशन पूरी करेंगे या कर सकेंगे या कर पाएंगे। द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड विद देम। विद देम का मतलब विद गवर्नमेंट ग्रांट्स कंडीशन। And the condition number 2, the grant will be received. It is 100% sure if the entity will comply, entity will fulfill all the condition attached with to receive the government grants. Then in that case, the organization should try to recognize government grant in their books of account if there is a 100% surety that it will be received by organization or concern or entity. Is it clear? पहला कंडीशन हम फुलफिल कर लेंगे, दूसरा कंडीशन फुलफिल करने के बाद हमें वहाँ से पैसा मिल जाएगा। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जी सर जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स गिवन एट कंसेशनल रेट शुड बी अकाउंटिंग फॉर एट देयर फेयर वैल्यू। अब मैं आपको बताऊं एक नई चीज, गवर्नमेंट ग्रांट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट कैश में हो सकता है, चाहे वो कैपिटल से रिलेट करता हो, कैपिटल एसेट से रिलेट करता हो, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेट करता हो, इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। But the problem will be generated only in that case where the government grant is to be received in a non-monetary form. Is it clear? जी, government grant in the form of non-monetary assets given at concessional rate should be accounting for at their fair value. The related grant is presented as deferred income. How to treat in books of account we'll see it later. फिलहाल अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें नॉन मॉनिटरी वैल्यू में मिल रही है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमें नॉन मॉनिटरी वैल्यू में मिल रही है, देन इन दैट केस हम उसको उसकी फेयर वैल्यू पर शो करेंगे। हम उसको उसकी फेयर वैल्यू पर शो करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट अगर नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिल रही है तो हम उसको उसकी फेयर वैल्यू पर शो करेंगे। ये होती है आपकी पीएल और ये होता है आपका बैलेंस शीट। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है वो इनकम से रिलेट कर सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट जो हो सकता है वो एक्सपेंसेस से रिलेट कर सकता है। कॉमनली हम इसको रेवेन्यू से रिलेट करवा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ग्रांट हमारा कैपिटल एसेट से रिलेट कर सकता है। बिल्कुल सही है सर, आपको कोई एसेट मिलती है उससे रिलेट कर सकता है।
थोड़ी सी अगर मैं आपको कहीं से कोरिलेट करवाऊँ और 2 मिनट बाद वापस आ जाऊँ तो थोड़ा घबराना मत, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में देखेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट को ना कैपिटल रिजर्व भी मान लेते हैं। बस ये याद रखना, इन नो केस वी विल कंसीडर दिस कैपिटल रिजर्व अंडर इंड AS 20। ये याद रखना, इंड AS 20 में बिल्कुल दिमाग में ये बात सेट कर लो। इंड AS के केस में, इंड AS 20 के केस में हम किसी भी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली वन सिचुएशन, मैं पूरे इंड AS 20 की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी ये कैपिटल रिजर्व के तौर पर शो नहीं की जा सकती। इज इट क्लियर? पक्की बात। दूसरा, मैं पूरे इंड AS की बात कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते थे तो हमारे पास कैपिटल एसेट पर मिलने वाले गवर्नमेंट ग्रांट को दिखाने के 2 तरीके थे। पहला, अगर मेरी कोई कैपिटल एसेट 10 लाख रुपए की थी और अगर गवर्नमेंट ने मुझे 3 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया तो हम वहां पर एसेट को 7 लाख में दिखाते थे और उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। और इसी का दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में कि हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड रेवेन्यू की तरह यहाँ पर दिखा दें और कैपिटल एसेट को पूरी की पूरी वैल्यू पर यानी 10 लाख पर यहाँ पर दिखा दें। या तो 10 लाख पर दिखाओ और 3 लाख यहाँ पर दिखाओ, आपको 7 लाख हो गया। या तो 7 लाख ऐसे दिखाओ या तो 7 लाख ऐसे दिखाओ। मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, इन नो केस, किसी भी कंडीशन में, मैं पूरे इंड AS की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी अब आप ऐसे ना दिखाना। यानी कुल मिलाकर सर जी आपने तो ये हमें बता ही दिया कि इंड AS 20 में एसेट को पूरी वैल्यू पर दिखाना है और गवर्नमेंट ग्रांट को ऐसे दिखाना है डेफर्ड इनकम की तरह, और इसको भी डेप्रिशिएट करना है धीरे धीरे यूजफुल लाइफ में, इसको भी ख़त्म करना है, राइट बैक करना है रेवेन्यू मानते हुए। इज इट क्लियर? जी सर। यानी मैंने 2 चीज़ें आपको बिल्कुल मना की हैं। अगर आपके दिमाग में कभी भी कहीं भी कैसे भी क्यों भी ख्याल आए तो ये ख्याल गलत है, निकाल देना चाहिए। एक तो ये कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम कैपिटल रिजर्व की तरह नहीं दिखाएंगे पूरे के पूरे इंड AS 20 में। इन द सेम वे हम पूरे के पूरे इंड AS में गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट को माइनस करते हुए नहीं शो करेंगे। विल हैव टू ट्रीट द गवर्नमेंट ग्रांट इन सच अ वे इफ इट रिलेट्स टू आवर कैपिटल एसेट। इज इट क्लियर? जी सर। तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े सर। हमें डिफरेंस बता दीजिए, गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। मैं थोड़ा आपको 4-5 लाइनें पढ़ता हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या है और गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है। इंड AS 20 रिस्टैब्लिश अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ओनली फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जो मैंने आते ही बता दिया, एंड नॉट गवर्नमेंट असिस्टेंस, जो मैंने आपको आते ही, देखें इधर, जो मैंने आते ही आपको बता दिया। Hence, distinction between government grant and other form of government assistance is crucial. अब ये बहुत important हो जाता है first of all for us to differentiate both of these two terminology. What type of things are to be treated as government grant or what type of things are to be treated as government assistance? We have to differentiate both of them. Yes, sir. गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ, ढंग से सुनेंगे, अभी तक जो पढ़ाया ठीक था। गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइंड, मैं फिर से बोलता हूँ, गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड, यानी गवर्नमेंट असिस्टेंस एक डिजाइन होता है गवर्नमेंट का प्रोवाइड करने के लिए, यानी गवर्नमेंट ने आपको कुछ प्रोवाइड किया। व्हाट? प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज क्वालिफाइंग अंडर सर्टेन क्राइटेरिया। मैं फिर से बोलता हूं, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहा है स्पेसिफिक एंटिटी को या सारी एंटिटीज को क्यूमुलेटिवली,
या तो एक स्पेसिफिक एंटिटी को या उसकी रेंज में आने वाली एंटिटी, जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है उनको हम इकोनॉमिक बेनिफिट देने जा रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देने जा रहे हैं। ठीक, तो इट इज डिजाइंड, it is a specific design to provide an economic benefit specific entity or a range of entity which are qualifying under certain criteria which are fixed by the government. Government grants are assistance by government in cash or in kind to an entity for past or future compliances with certain conditions relating to the operating activities of the entity. Okay, गवर्नमेंट ग्रांट आपको पास्ट की एक्टिविटी के कारण, आपके फ्यूचर की एक्टिविटी के कारण, आपके कंप्लायंसेस के मद्देनजर आपको ग्रांट दिया जाता है। इज इट क्लियर जी? द फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, इनको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते, इनको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते। ये दो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ, इन दो चीज़ों को हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते। आते ही मैंने आज आपको बताया कि इन चार चीज़ों पर इंड AS 20 अप्लाई नहीं होता, इन चार चीज़ों पर इंड AS अप्लाई नहीं होता। पहला, प्राइस चेंजिंग सिनेरियो के केस में, पहला प्राइस चेंजिंग सिनेरियो के केस में, दूसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट बिलोंग करता है इंड AS 1141 से रिलेटेड, और तीसरा मैंने बताया आपको टैक्स हॉलीडेज से रिलेटेड केसेस में, और जहाँ पर गवर्नमेंट एक ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी की तरह बात पार्टिसिपेशन करती है तो वहाँ पर। तो इन चार चीज़ों पर हमारा इंड AS 20 अप्लाई नहीं होता। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ग्रांट, ये दो चीज़ें नहीं मानी जाती, दोनों में फ़र्क सीखेंगे आप। गवर्नमेंट ग्रांट, इन दो चीज़ों को हम नहीं मानेंगे। सर वो दो चीज़ें क्या हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम। ओके, गवर्नमेंट ने हमें असिस्ट किया, दैट इज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस क्यों माना गया? उस गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम गवर्नमेंट ग्रांट क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस गवर्नमेंट असिस्टेंस की ना हम वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते थे। अच्छा, गवर्नमेंट असिस्टेंस की आप वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते थे? यस सर, हम उस इकोनॉमिक बेनिफिट विच हैव बीन अराइजेस ड्यू टू द गवर्नमेंट एफर्ट्स कैन नॉट बी गिवन अ वैल्यू, कैन नॉट बी प्लेस्ड अ वैल्यू, वैल्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड देयर अपॉन। आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू हम नहीं तय कर पाते। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम एंड ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द एंटिटी। अब एक बात बताओ, मैं गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने हमसे कहा हमें 10,000 किलो माल बेचो, मैंने गवर्नमेंट को माल बेचा, गवर्नमेंट ने मुझे पैसा दिया, क्या ये पैसा गवर्नमेंट ग्रांट है? अरे सर आप भी ना ऐसी बहकी बातें करते हैं, नहीं कर सकते, ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। तो गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है तो आप कहो ना गवर्नमेंट ग्रांट है। सर ऐसे कैसे गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगा? अरे आपने तो माल बेचा, ये तो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते, इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते। तो इन दो चीज़ों को आप गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कंसीडर करेंगे। पहला, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई हमें गवर्नमेंट असिस्टेंस दिया है जिसकी इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलेगी, लेकिन उस इकोनॉमिक बेनिफिट को हम वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जहाँ पर हमने गवर्नमेंट के साथ कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किया है सामान खरीदने और बेचने का, और गवर्नमेंट से हमको पैसा मिला है, then in that case also it cannot be treated as a government grant. That's it. Okay ना जी सर। तो अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब हम इंड AS 20 की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों को बताता है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड अकाउंटिंग नॉट अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। दोनों में आप फ़र्क समझेंगे और 100% इन दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। और जहाँ ये दो वर्ड आए तो पहले गवर्नमेंट ग्रांट को समझेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस हमको गवर्नमेंट ने इस तरह का कुछ डिज़ाइन करके प्रोवाइड किया है जिससे कि हमको इकोनॉमिक बेनिफिट होगी, लेकिन हम उसको मॉनिटरी वैल्यू में प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मार्केटिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करवाना,
टेक्निकल टेक्निक्स या असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंस या टेक्निकल मैटर प्रोवाइड करवाना और गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट आर टिपिकली कंसीडर्ड इन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, यानी ये हमारा गवर्नमेंट असिस्टेंस है, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, मार्केटिंग नॉलेज हो, मार्केटिंग में असिस्ट करना हो, इज इट क्लियर, चाहे आपका टेक्निकल असिस्टेंस हो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने से रिलेटेड मैटर हो, इज इट क्लियर, गवर्नमेंट गारंटी हो, वो भी होता है हमारा गवर्नमेंट असिस्टेंस। जी सर, तो गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम डिस्क्लोजर करेंगे। अब लास्ट की 2 लाइनें फिर से सुन लें गवर्नमेंट असिस्टेंस के ऊपर, तो आपका गवर्नमेंट असिस्टेंस टॉपिक विल बी ओवर। नो सेपरेट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सच असिस्टेंस। मैंने क्या बोला? नो सेपरेट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सच असिस्टेंस। However, the significance of the benefit, मैं important word बोलने जा रहा हूँ, मैंने कहा it is of no use to do any type of accounting thereof, but yes, it is important to disclose the matter in your financial statement so that it cannot be misleaded. Yes, आगे मैं पढ़ता हूँ। However, the significance of the benefit in these examples may be such that a disclosure of the nature, extent and duration of the assistance is necessary in order that the financial statement may not be misleading। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे, तो इसके बजाय ज़रूरी है कि कम से कम इस तरह के गवर्नमेंट असिस्टेंस को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज जरूर करें। अकाउंटिंग भले ना करें, लेकिन इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्लोज जरूर करें। जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन अभी तक तो हम मेन मुद्दे पर आए ही नहीं मेरे लाल। अभी तक तो हम मेन मुद्दे से भटके हुए थे, चीज़ों को केवल समझने की कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है, इंड AS 20 किन चीज़ों को कवर करता है। इंड AS 20 में जो चीज़ें कवर होती हैं उनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती, जो मैंने बताया। अगर गवर्नमेंट के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इकोनॉमिक बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी आप वैल्यू असिस्ट नहीं कर सकते, वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, उनको हम नहीं शो कर सकते। बस हमने अभी तक आपको इतना ही बताया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ग्रांट कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, कैपिटल नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। प्रोविजंस और कंटिजेंसीज इंड AS 37 की बात है, वो देखी जाएगी। और लास्टली अगर रीपेमेंट हो तो क्या होगा, यानी हम इन 3-4 मुद्दे पर अगर हम बात करें तो हमारा इंड AS 20 ओवर हो जाएगा। स्टार्ट करें? जी सर, सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट 2 चीज़ें आएंगी, एक कैपिटल अप्रोच, एक रेवेन्यू अप्रोच। एक कैपिटल अप्रोच है और एक रेवेन्यू अप्रोच है। अब मार्केट में लड़ाई है, 2 तरह के ऑथरशिप चल रही है, 2 तरह की आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, 2 तरह की डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, या 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहला जो सेट है जो सपोर्ट करता है कैपिटल अप्रोच को, वो क्या बोलता है? वो कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल नेचर। रेवेन्यू अप्रोच करता है ना बाबा ना, इट मस्ट बी शोन अंडर द हेड PL अकाउंट। 2 चीजें। जो लोग सपोर्ट करते हैं कैपिटल अप्रोच को, वो ये 2 बातें बोलते हैं। मैं उन दोनों बातों को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। गवर्नमेंट ग्रांट, मैं कैपिटल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वन। Government grants are a financing device and should be dealt with as such in the balance sheet rather than be recognized in profit and loss to offset the item of expense that they finance।
बिकॉज नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड। ओके, मतलब जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है वो कैपिटल नेचर का है, आपने कुछ शर्तें पूरी की हैं या पूरी करेंगे, इस बेसिस पर गवर्नमेंट ने आपको फाइनेंस दिया है, एक तरह से फाइनेंस दिया है, एक तरह से आपके पास डिवाइस मौजूद है, फाइनेंसिंग डिवाइस। ओके, और हम ये उम्मीद नहीं करते कि इन फ्यूचर ये रीपेमेंट होगा, नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड। ओके, सच ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस। इसने ये नहीं बोला दैट शुड बी रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट, लेकिन इसने ये जरूर बोला चूंकि ये फाइनेंसिंग डिवाइस है और कोई रीपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तो बजाय इसको कि इसको पीएल अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए ये बोला है, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर पीएल में आप कोई चीज़ नहीं दिखाओगे तो आप कहाँ दिखाओगे? सर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इसने ये बोला इट शुड नॉट बी अंडर द हेडिंग पीएल। ओके, इट इज इनएप्रोप्रिएट। पॉइंट नंबर 2 इन लोगों ने डिस्कस किया। पहला पॉइंट था फाइनेंसिंग डिवाइस है, दूसरा इन लोगों ने डिस्कशन किया है इट इज इनएप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इन पीएल अकाउंट बिकॉज दे आर नॉट अर्नड। बिल्कुल सही बात है, दिस इज नॉट आवर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, वी हैव earned not due to our trading profit or not due to our normal course of business, but following some certain terms and conditions, okay, but represent an incentive provided by government without a related cost। यानी हम कुछ conditions को पूरा करके और बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, दैट्स व्हाई इट शुड बी शोन अंडर द हेड बैलेंस शीट। ओके, जबकि इनकम अप्रोच को फेवर करने वाले क्या बोलते हैं, उनकी अलग राय है। वो ये बोलते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स अदर देन शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर से मिलने वाले पैसे को आप बैलेंस शीट में दिखाओ, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं सही है, जिनका वो ओनरशिप है उनको दिखाओ। Because government grants are received from a source other than shareholder, they should not be recognized directly in the equity but should be recognized in PL appropriate periods। ठीक है, वो बात की बात है, यानी इसको हम PL में दिखाएं, ये इन्होंने बोला है केवल इस बिना पर कि चूंकि ये शेयर होल्डर फंड से बिलोंग नहीं करता इसलिए इनको PL में दिखाना चाहिए। मैं एग्री ज़्यादा नहीं करता इस मैटर से, हमें एग्री होना भी नहीं, केवल आपके बोल देने से हम इसको नहीं दिखाएंगे PL में। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रेयरली gracious, the entity earns them through compliance with their conditions and meeting the envisaged obligations. They should therefore be recognized in PL in the period in which the entity is recognized as expenses the related cost for which the grant is intended to compensate। गवर्नमेंट ग्रांट चूंकि आपको मिलता है कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने से, मीट आउट करने से, तो बट ऑब्वियस है जब आपने कंडीशन पूरी कर दी तभी ये आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली। अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं की होती तो क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट मिलती? नहीं। तो आप इसको बैलेंस शीट में क्यों शो कर रहे हो? ये भी कंडीशन मुझे कहीं से जेन्युइन नहीं लगती, लेकिन ठीक है, 2 कंडीशंस बताई गई हैं। पहला, चूंकि ये शेयर होल्डर फंड से बिलोंग नहीं करता इसलिए इसको PL में दिखाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बोला चूंकि हमने कुछ कंडीशंस को मीट आउट किया है, कुछ ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया है, तो ही हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। अगर हमने उन कंडीशंस को मीट आउट या ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया होता तो शायद हमें ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलता। इसीलिए इसको PL में ले जाना चाहिए ओवर द पीरियड, जितने सालों में हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपका कहना सही हो सकता है, वो आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो दोनों मेरी ओर से अभी तक फिलहाल डिबेट है। कुछ कहते हैं कैपिटल नेचर पे, कुछ कहते हैं रेवेन्यू नेचर पे। 2 पॉइंट तो मुझे ठीक ठीक लगे। बिकॉज इनकम एंड other taxes are expenses, it is logical to deal also with government grants which are extension of fiscal policies in profit or loss। अब थोड़ा इन्होंने सही बोला। अब मैं अगर आपको बोलूं कि गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, तो हमें इस बवाल में पढ़ना ही नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल अप्रोच में ले जाओ या गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू अप्रोच में ले जाओ। केवल एक अप्रोच को फॉलो करना इज नॉट जेन्युइन, वी हैव टू फॉलो बोथ ऑफ दीज 2 अप्रोचेज एज पर द कंडीशन। अगर हमारा गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल नेचर से बिलोंग करता है देन द कैपिटल अप्रोच, इफ इट बिलोंग्स टू रेवेन्यू देन रेवेन्यू अप्रोच विल बी फॉलो। जी सर। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन दूं, अगर इन टोटालिटी में कंक्लूजन दूं, तो कैपिटल अप्रोच में
मैंने बता दिया है, एसेट को आप यहां लिखोगे और गवर्नमेंट ग्रांट को यहां लिखोगे। और रेवेन्यू अप्रोच में अगर कोई चीज रेवेन्यू इनकम से बिलोंग करती है तो इनकम साइड में लिख लोगे, और अगर कॉस्ट को मीट आउट करती है तो एक्सपेंसेस में से माइनस करके दिखाओगे। इज इट क्लियर? वो बात की बात है, अभी मैं थोड़ी देर बाद इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। यानी गवर्नमेंट ग्रांट को दिखाने के ये 3 तरीके समझ में आए। द फर्स्ट वन वे, कैपिटल रिजर्व मानेंगे ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। द फर्स्ट अप्रोच, द सेकेंड थिंग एंड द थर्ड थिंग। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे एसेट्स के डेप्रिसिएशन को आप पीएल में ले जाओगे एक्सपेंसेस, वैसे वैसे आप गवर्नमेंट ग्रांट को भी पीएल में ले जाओगे इनकम। ओके, यानी गवर्नमेंट ग्रांट इधर जाएगा, क्रेडिट का घर क्रेडिट में और डेबिट का घर डेबिट में। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा धीरे 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 धीरे, और इसको हम डेफर्ड इनकम की तरह अपने पीएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे धीरे 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 धीरे। जितने सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उतने सालों में हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू यानी इनकम मानेंगे। इज इट क्लियर? और अगर मैं अब आपको ये बोलूं सर क्या कि हम लोगों ने रेवेन्यू अप्रोच ही फॉलो किया तो कौन सा गलत किया? हाँ, हमने यहाँ केवल और केवल रेवेन्यू अप्रोच को ही फॉलो किया है। हमने यहाँ केवल और केवल रेवेन्यू अप्रोच को ही फॉलो किया है। जरा देखिए तो 2 अप्रोच हैं, कैपिटल अप्रोच एंड रेवेन्यू अप्रोच, लेकिन दोनों पर भारी रेवेन्यू अप्रोच है। ये भी देखो ना, धीरे 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 करके रेवेन्यू में ही जा रहा है तो गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन इसको मैंने कांस्टेंट नहीं रखा, धीरे धीरे इसको राइट बैक किया। ठीक है ना? It is fundamental to the income approach that government grant should be recognized in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognized as expenses the related cost for which the grant is intended to compensate. Is it clear? जी sir. चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसेट रिलेटेड ग्रांट की। जो हम लोग को ग्रांट मिलता है वो एसेट रिलेटेड हो सकता है। जी सर, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर हमें कोई एसेट रिलेटेड ग्रांट मिलता है तो हम उसको कैसे शो करेंगे? इंड AS20 रिक्वायर्स, मैं AS12 को बिल्कुल गोली मार चुका हूँ। अगर इंड AS का अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का कोई मैटर आपके पेपर में जो हैंडआउट्स दिए गए उनमें दिखता है तो ट्राई टू फॉरगेट इट राइट नाउ। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 विल कंपेयर इट, ओके, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी and advisable to you to not to consider those things and do not try to cross check to me with the accounting standard 12. ओके, मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप केवल और केवल इंड AS20 पर फोकस करें, ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भूल गया 12 होता है फिलहाल। इंड AS20 रिक्वायर्स एसेट रिलेटेड ग्रांट की मैं बात कर रहा हूँ। Ind AS20 requires an asset related grant to be presented in the balance sheet by setting up the grant as deferred income. बता चुके हैं, अभी बताया मैंने, शो किया था। लायबिलिटी साइड में आपने डेफर्ड इनकम दिखाया, धीरे 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 उसको हम राइट बैक करेंगे कई सालों में। जितने सालों में एसेट पर डेप्रिसिएशन उतने सालों में उस डेफर्ड इनकम को राइट बैक करना। क्रेडिट का घर क्रेडिट। जी, the grant set up as deferred income is recognized in the PL on a systematic basis over the useful life of the asset. बता दिया। Under Ind AS20 the option to show such grant as reduction from the related asset is not available. ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कसम आपको मैंने दिलवा दी थी।
एक तो कैपिटल रिजर्व नहीं दिखा सकते, भले ही प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर का हो, आगे आएगा अभी, और दूसरा कहीं पर भी हम एसेट में से माइनस करके गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं दिखाएंगे। जी सर, ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखनी है। आगे चलते हैं। ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स। अच्छा, अगर आपको कोई ग्रांट मिला है कैश में ना मिल करके एसेट में मिला है, नॉन मॉनिटरी फॉर्म में मिला है, तो आप कैसे शो करेंगे? मैं फिर बोलता हूँ, एएस छोड़ देना, जब आएगा एएस तो मैं बताऊँगा। वैसे यहाँ पर मैं हल्का सा हिंट देना ज़रूरी समझता हूँ जिन लोगों ने पढ़ रखा है, ताकि उनके डाउट्स ना रहें, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अगर मैं बात करूँ इंड AS 20 की, और अगर आपको कोई एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए या नॉन मॉनिटरी एसेट्स प्रोवाइड कर दी जाए, तो इंड AS 20 कहता है फेयर वैल्यू पर शो करो, और AS 20 कहता है नॉमिनल वैल्यू पर शो करो। यानी कोई ज़मीन हमको गवर्नमेंट ने फ्री में दे दी, 100 रुपये पर शो कर दो, 100 रुपये पर शो कर दो, 100 रुपये पर शो कर दो। और ये कहता है 10 लाख की ज़मीन है, फेयर वैल्यू तो 10 लाख पर शो करो। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़िलहाल मैं आज इसकी बात नहीं कर रहा, केवल ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने AS 12 पढ़ रखा है। मैं इंड AS 20 की बात करता हूँ, फेयर वैल्यू पर दिखाया जाएगा। मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, ढंग से सुनेंगे। Ind AS 20 requires entities to account for government grant in the form of non-monetary assets at their fair value, and the related grant is presented as deferred income। जी, आप इस एसेट्स को फेयर वैल्यू पर दिखाएंगे और डेफर्ड इनकम की तरह शो करेंगे, जो हम लोगों ने किया था, कुछ नया नहीं बोलने जा रहे। दूसरी चीज़, ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये तो कैपिटल रिजर्व वाली बातचीत आ गई ना, और मैंने आपको शुरू में ही मना कर दिया था कि हम लोग कैपिटल रिजर्व की चीज़ को बिल्कुल शो नहीं करते, यहाँ पर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो ट्रीटमेंट है बस एक ट्रीटमेंट है, एसेट एंड डेफर्ड इनकम, एसेट एंड डेफर्ड इनकम, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, नॉट द रिडक्शन देयर ऑफ फ्रॉम द एसेट साइड एज वेल एज कैपिटल रिजर्व। जी सर, तो ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, Ind AS does not recognize the concept of recognizing government grant directly in capital reserve। बिल्कुल मैंने आते ही आपको ये चीज़ डिस्कस की थी। It requires all government grants to be categorized either as capital asset related or revenue related। That's it। आपको Ind AS को उसी तरह से कैटेगराइज करना है, सोचना नहीं है। आपको या तो कैपिटल नेचर देखना है या रेवेन्यू नेचर देखना है, बात खत्म हो गई। अगर कैपिटल नेचर है तो डेफर्ड इनकम में ले जाओ, उसके बारे में सोचना मना है। अब मैं आता हूँ, पहला मैंने बताया गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है एसेट रिलेटेड, गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है आपको एज अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है नील रेट पर लोन दे करके या फिर कंसेशनल लोन दे करके। अगर मैं एक सेकंड की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इस चीज़ को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता था, उसको तो मालूम ही नहीं था कि ये होता है। मेरी बात समझ रहा? यानी AS 12 ने तो इस चीज़ के बारे में डील ही नहीं किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट हमको गवर्नमेंट ग्रांट देती है किस वे में, कंसेशनल लोन दे करके या नील रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे करके, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस और यू कैन से अ गवर्नमेंट ग्रांट। तो उसके लिए एक हमको तरीका बताया गया कि आप जो मेज़रमेंट करेंगे ना, जो मेज़रमेंट करेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू, सर आप FM पर जा रहे हो? हाँ, मैं FM पर जा रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, FM मतलब
सुनो सुनाओ लाइव बनाओ नहीं। एफएम का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आप स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, जिसको आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कुछ बोलना है बोलो। फिलहाल डिस्काउंटेड वैल्यू पर जाना है, उसकी वैल्यू को मेज़र करना है, तो इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड AS 109 है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 है। सुनो इधर, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक इंड AS है, नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंड AS है, इंड AS 109, जिसकी हेडिंग है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वो हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैटर्स को कैसे मेज़र किया जाता है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन और गवर्नमेंट का कंसेशनल लोन, वो हमारा है गवर्नमेंट ग्रांट, बट द मेजरमेंट शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109। 109 का मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जी सर, तो उसको हम लोग 109 में कंसीडर करेंगे, अभी उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में पढ़ा ही दिया कि गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, न कि उसकी अकाउंटिंग करते हैं। जी सर, अगर हमारा गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू नेचर का है, अगर हमारा गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू नेचर का है, तो हम इनकम बढ़ा देंगे अपनी। ठीक, जैसे मैंने सेल किया कोई सामान 10 रुपये पर, गवर्नमेंट ने कहा 2 रुपये हमसे भी ले लेना। 10 रुपये पर मैं सामान बेचूं, गवर्नमेंट कहती है 2 रुपये हमसे भी ले लेना, तो मुझे कस्टमर से मिला 10, गवर्नमेंट से मिला 2, मेरी टोटल रेवेन्यू 12, तो ये 2 रुपये गवर्नमेंट ग्रांट आपकी हो गई रेवेन्यू। गवर्नमेंट कहती है कि आपने सामान खरीदा ना, कितने में खरीदा? मैंने कहा माई बाप मैंने सामान खरीदा 5 रुपये में, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो ना, हर एक यूनिट पर 5 रुपये की यूनिट पर 1 रुपया मेरी तरफ से, 1 रुपया मेरी तरफ से, मैंने क्या बोला? 1 रुपया मेरी तरफ से, तो आप 4 रुपये पर शो करेंगे, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कम करके, जिसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन हुआ है। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब आपको एसेट से रिलेटेड नेचर को कुछ नहीं जानना, रेवेन्यू नेचर को कुछ नहीं जानना, हो गया पूरा वो। और जब कंटिजेंसीज और प्रोविजंस की बात आती है ना, तो उसके लिए हम इंड AS 37 देखेंगे, इंड AS 37 प्रोविजंस कंटिजेंसी की बात करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इंड AS। हम प्रैक्टिकल अप्रोच आज बिल्कुल नहीं देखे हैं, जो आपके 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लोग तीसरी क्लास में देखेंगे। इंड AS 20 और AS 12 को साथ में रख करके, कि अगर ये इंड AS 20 है तो कैसे अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। विल सी लेटर इन आवर थर्ड लेक्चर। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, इंड AS 20. In our next lecture, second lecture, we'll deal with accounting standard 12. In our third lecture, we'll compare both of these two lectures by passing the journal entries and maintaining our books of account and all these things. चलो, फिलहाल अभी लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इस टॉपिक का, दैट इज योर रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर हम कुछ शर्तें पूरी ना कर पाएं तो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट हो जाता है वापस। अगर मैंने इसको मान रखा था इनकम, तो अब मान लो खर्चा। अगर मैंने इसको मान लिया था खर्चे में से कम, अब मान लो इसको अपनी इनकम। सर बिल्कुल सही है, जहां माना था उसका उल्टा कर देंगे। अगर इनकम माना था तो खर्चा, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। इनकम माना था तो अब गवर्नमेंट ग्रांट को रीपेमेंट कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए तो खर्चा मानो। पहले हमने कॉस्ट को कम किया था, पहले हमने अपनी कॉस्ट को कम किया था, अब क्या कर लें? कॉस्ट को बढ़ा देंगे ना। जी सर, पक्की बात, यानी इसको एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये बिलोंग करता था किसी कैपिटल एसेट से रिलेटेड, मान लो, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ।
अकाउंटिंग कैसे होगी हम इसको देखेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको केवल हिंट देने जा रहा हूँ ताकि आपको कहानी ना सुना करके मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ अकाउंटिंग इंड AS 20 के हिसाब से। ये आपका PL है, ये आपका बैलेंस शीट है। आपने एक एसेट खरीदी 10 लाख की, कितने रुपए की, और आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला था मान लेते हैं 4 लाख। अब एसेट की लाइफ है 5 साल, कितनी लाइफ है, 5 साल। आपने पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख, बचा कितना, 8 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया सर, 2 लाख। अच्छा, अगर हम इसको 5 साल में ख़त्म कर रहे हैं तो इसको भी राइट ऑफ करेंगे यानी राइट बैक करेंगे, तो पहले साल कितना आ जाएगा सर 80,000, तो बचेगा कितना 3,20,000। तो आपका डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड इनकम आ जाएगी कितने की, गवर्नमेंट ग्रांट की 80,000। यानी देखो ना, अगर गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिला था 6 लाख, अगर हम एसेट को दिखाते और 6 लाख को 5 सालों में डिवाइड करते तो 1,20,000 हमारा डेप्रिसिएशन हर साल आता है। 1,20,000 देखो ना, अभी भी 1,20,000 ही आया, कोई फ़र्क नहीं है। जी सर, आगे बढ़िए। सेकेंड ईयर में फिर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2 लाख का। अब मेरे पास एसेट्स बची 6 लाख की, मैंने फिर राइट ऑफ किया 80,000, तो 2,40,000। और यहाँ डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा यानी इनकम हमारा 80,000 से, और डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2 लाख। अगर हम नट शेल में बात करें तो यहाँ मेरा बचा हुआ है 6, यहाँ बैलेंस है 240, यहाँ टोटल हमने आज तक चार्ज किया 160, और यहाँ टोटल चार्ज किया इन दोनों का मिलाकर 4 लाख। इज इट क्लियर? जी सर। अगर बात करें डेबिट 6, डेबिट 4, टोटल डेबिट 10, क्रेडिट 160, क्रेडिट 240, टोटल क्रेडिट 4। इज इट क्लियर? जी सर। डेबिट का घर डेबिट में, क्रेडिट का घर क्रेडिट में, और डेबिट का टोटल वाले डेबिट से टोटल मैच करता है, और क्रेडिट का टोटल वाले क्रेडिट से मैच करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट क्रेडिट का फंडा है, नॉर्मल है। गवर्नमेंट ने हमसे मांग लिया मेरा पैसा, गवर्नमेंट ने कहा लाओ मुझे मेरा 4 लाख रुपए वापस करो, तो मैं कहूँगा ठीक। मैंने गवर्नमेंट को 4 लाख दे दिए, 2,40,000 यहाँ से दे दिया विदाउट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द एसेट साइड, because that was the amount which was remains to get benefited by the enterprise. Yes or no? Yes sir. उसको मैंने 240 से ज़ीरो किया, और 160 यानी 240 को ज़ीरो किया, तो अब 160 को भी ज़ीरो करो, खर्चे की तौर पर दिखाओ। बस हमें आपको इतना ही समझाना था कि कैसे हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। 4 लाख वापस करने हैं, जो डेप्रिसिएशन का मैटर है, जो एसेट का मैटर है, उसको बंद कर लो, बिल्कुल उसको टच भी नहीं करना, क्योंकि उसको मैंने टच कराया भी नहीं था गवर्नमेंट ग्रांट में। पैसा वापस हो रहा है, 4 लाख जैसे आया था वैसे जा रहा है, तो 240 यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से निकाल दो, 160 जो हम इनकम मान लिए थे उसको खर्चा मान लो। जी सर बस यही करना है, जी सर बस यही करना है, और कुछ भी नहीं है आपके रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में। एंट्रीज और डिटेल में इनके इम्पैक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये था आपका इंड AS 20। मैंने कहा केवल इन 4 चीज़ों पर इंड AS नहीं लगता। पहला प्राइस चेंजिंग पर, दूसरा टैक्स हॉलीडेज़ पर, गवर्नमेंट के ओनरशिप पर, और फोर्थ है एग्रीकल्चर जहाँ इंड AS 41 लगता है। जहाँ पर प्रोविज़न और कंटिजेंसीज की बात आएगी इंड AS 37 लगेगा, और जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी, लोन की तरह ट्रीट करना, लोन देना या कंसेशनल या फ्री ऑफ कॉस्ट देना लोन, उस केस में हम किसका सहारा लेंगे, इंड AS 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखना है आपको। बाकी 2 तरह के गवर्नमेंट ग्रांट को हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मानते। पहला गवर्नमेंट के साथ किए गए ट्रांजेक्शन्स को, गवर्नमेंट के साथ किए गए ट्रांजेक्शन्स को, यहाँ किन्हीं ऐसी चीज़ों को जिनका हम वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस में फ़र्क है। गवर्नमेंट ग्रांट को हम अकाउंटिंग करते हैं, जबकि गवर्नमेंट असिस्टेंस को केवल हम डिस्क्लोज करते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग स्किल्स, मार्केटिंग डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस देना, टेक्नोलॉजी स्किल्स देना, गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये सारी मेरी गवर्नमेंट असिस्टेंस में आती हैं, और उसकी हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। दैट्स इट। टाटा बोलने का समय आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।